मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स और उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे समस्त विधिक अधिवक्ताओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको मेरा सप्रेम अभिवादन भी। आज का जो वीडियो है वो दंड प्रक्रिया संहिता को लेकर है। कानून की शाखाओं का अंत नहीं है। कानून में चाहे कोई भी संहिता हो, दंड प्रक्रिया हो, सिविल प्रक्रिया हो, भारतीय दंड संहिता हो, उसके किसी भी एक छोटे से टॉपिक पर विशद व्याख्या हो सकती है। विशद व्याख्या का मतलब ज्ञान का भंडार। कानून विद उन्हीं ज्ञान के भंडार में से अपने लिए जरूरी तथ्य निकाल लेता है, चाहे वो माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई जजमेंट हो और चाहे माननीय हाई कोर्ट्स का जजमेंट हो, और अपने काम की चीज वो पा लेता है उसका प्रयोग करके। वस्तुतः दंड प्रक्रिया संहिता में, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी संहिता में एक छोटी सी टॉपिक अनंत शाखाओं से भरी है। लेकिन ये परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं, इसका भी रिजल्ट आना शेष है। संभव है कि ये परीक्षा नवंबर लास्ट अगर शीघ्रता से होती है, लेकिन मुझे जो लगता है, ये कोई सुनिश्चित सूचना नहीं है, दिसंबर के फर्स्ट वीक या मिड या लास्ट भी हो सकती है। कमीशन अपने हिसाब से शेड्यूल तय करेगा। उसको तय करते हुए, काल्पनिक रूप से उसको मानते हुए, आप अपनी तैयारी में प्रक्रियात्मक विधि को अन्य विधियों से तो जोड़ें। लिखते वक्त उस प्रश्न में जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, जो पूर्व की परीक्षाओं में आए भी हैं और जिनको लिखते समय हम अपने ज्ञान को फैलने न दें, ब्रॉड न होने दें, संतुलित और ठोस उत्तर दें। किसी भी प्रश्न के उत्तर का प्रथम पेज जो आपको कॉपी एग्जाम हॉल में मिलेगी, उसका पहला पेज, जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप लिख रहे हैं और ये टोटल कॉपी के 6ठे, 7वें या 10वें पेज पर लिख रहे हैं, तो जब उस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उसी प्रश्न के जस्ट नीचे वाला पेज, यानी प्रश्न की शुरुआत की शुरुआती 10 लाइनें आपके कुशलता का परिचय देती हैं। मोटे तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एफआईआर के संदर्भ में कोई सवाल पूछा गया है। इस पर सवाल बहुत कोण से बन सकता है, लेकिन जब एफआईआर बोला जाए और एपीओ के एग्जाम में बोला जाए, तो आपका जो ड्यूटी है इन क्राइटेरिया एरिया, जहाँ फील्ड में जाके आपको सरकार का डिफेंस करना है और ऑफेंस होता ही है अगेंस्ट स्टेट की लाज बचानी है। स्टेट का मुखिया चीफ मिनिस्टर होता है, सबको पता है। हेड बॉडी जो होती है अभियोजन निदेशालय की, कोई आईपीएस अफसर होता है,
उसके मान प्रतिष्ठा का ही सवाल नहीं होता। एज ए असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर आपके निजी प्रक्रियात्मक ज्ञान का भी प्रत्यक्ष परीक्षण होता है। इसलिए अगर दंड प्रक्रिया संहिता के से जुड़े सवाल अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय जो प्रोसेस अपनाती है, प्रक्रिया का मैं ढंग बता रहा हूं। मैं बात 157-58 की नहीं कर रहा सीआरपीसी की। जो व्यवहारिक रूप से तफ्सीसी का काम होता है धरातल पर, कितने अच्छे कितने बुरे, वो ऐसे हवा हवाई नहीं होता। उसके लिए पुलिस रेगुलेशन बना है। यही रेगुलेशन जो आपसे प्री में 5 सवाल केवल पूछता है, कभी कभी 5 से कम भी पूछा गया है। हम एक्ट की भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन की। हम अगर 154 सीआरपीसी के बारे में या उससे जुड़े किसी वाद के बारे में या प्रश्न के सुसंगत उत्तर लिखने के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं तो हमको अपने लेखनी में, हमको अपने उत्तर में इसी पुलिस रेगुलेशन के सटीक पैरा की चर्चा करनी चाहिए। सटीक पैरा का दंड प्रक्रिया विधि में ऑलरेडी रेगुलेशन और एक्ट से जुड़ा सवाल आता है, वो तो करिए, वहां तो आपसे पूछा ही जा रहा है। लेकिन जो दंड प्रक्रिया का सवाल अगर पुलिस के कार्रवाई के प्रक्रिया पर अथवा ढंग पर आधारित है तो आप निसंकोच, अगर 154 पूछा गया तो पैरा 97 क्या कहती है, 98 क्या कहती है, चैप्टर 8 क्या प्रोसेस अपनाया हुआ है, उसकी महत्वपूर्ण पैरा में क्या है, उसके कुछ बिंदुओं को एफआईआर पर प्रक्रिया विधि क्या कहती है। और हमेशा दिमाग में रखिए, ये सब लिखते, सोचते और करते वक्त कहीं आप ये अति विस्तार में तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको उसी पेपर में आईपीसी भी करनी है और आईपीसी के साथ साथ पुलिस एक्ट के सीधे सवाल भी होंगे, रेगुलेशन के तो होंगे ही होंगे। तो उस प्रश्न पत्र में जो खंड वाइज पूछा जाता है, जैसे एक प्रॉब्लम एफआईआर की पूछी गई और उसी में सेकंड स्टेप करके क ख ग घ करके जो सवाल आते हैं, उसमें ख स्टेप पे सवाल आया कि एक आदमी स्वेच्छा से उपहति करके थाने पहुंच गया और वो अड़ गया कि एफआईआर लिखिए, और उस सवाल में आगे क्वेश्चन मार्क लगा के आपसे पूछा जा रहा है कि आप एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बताएं एफआईआर लिखी जानी चाहिए कि नहीं। इतना ही प्रश्न में है मेंशन, ना तो कोई धारा मेंशन है और ना ही कोई अतिरिक्त ऐसा तथ्य मौजूद है प्रश्न में जिससे आपका दिमाग कोई लिंक पाए। तो आपके अपने प्रैक्टिस का अनुभव ही काम आएगा और ज्ञान, विधिक ज्ञान, परफेक्ट, सटीक।
तो जहां प्रथम प्रश्न के उत्तर में खंड में आप दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 154 रेगुलेशन के पैरा 97 की चर्चा करेंगे विद सिंगल केस लॉ। ठीक अगले ही खंड पर, उसी प्रश्न के दूसरे खंड पर इस समस्या को आप लिखेंगे प्रस्तुत समस्या दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 154 और पुलिस रेगुलेशन। ये जो पुलिस रेगुलेशन आप जोड़ रहे हैं उस समस्या में भी ये आपको भीड़ से बिल्कुल अलग करेगा। इसके साथ ये भी लिखें कि प्रस्तुत प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 323 से जुड़ता है और किसी अपराध को, जैसा कि हम जानते हैं ये विदित है, मूल सिद्धांत है कि चाहे 154 हो या 97 पैरा हो, कहीं दो बात नहीं लिखी है। साफ लिखा है कि संगीन मामले ही एफआईआर के तौर पे ओनली संगीन मामले संज्ञेय दर्ज होंगे। अपराधों के वर्गीकरण की जो सूची है उसका क्रमांक 4, पूरी सीआरपीसी पलट दीजिए। मैं ऐसा नए बच्चों के लिए कह रहा हूं, हो सकता है ऐसे बच्चे रट के प्री भी निकाल लिए हों लेकिन कानून के अथाह गहराई में वो ये तक तो जानते नहीं कि अपराधों के वर्गीकरण का कहाँ प्लान है, तो उनको ये कैसे पता होगा कि थाने का लेखक मुहर्रिर जब एफआईआर लिखता है तो उससे जुड़ी सावधानियां वो कहां दर्ज करता है और उसका वो एफआईआर लिखना उसके अधिकार को कितना विस्तारित करता है, साथ ही किसके प्रति जवाबदेह बनाता है। और अगर जोर जबरदस्ती करता है या मुकरता है तो सामने वाले विक्टिम, सामने वाले पीड़ित के प्रति उपचार क्या हैं। अब आप सोचिए, स्टेप छोटी सी है, स्वेच्छया घोर उपहति हुई है, लेकिन कानून कहां कहां फैल रहा है। एसपी भी आ रहा है, थाने का लेखक मुहर्रिर भी आ रहा है, भार साधक अधिकारी तो आ ही रहा है, नायब साहब भी आएंगे, वो फील्ड भी आएगी जहां घटना घटी, हाथापाई हुई है, लठ चला है। तो जो वकील साहिबान, चाहे वो जिला कचहरी के हों, चाहे तहसील में मुकदमे देख रहे हों, चाहे टैक्सेशन के मुकदमे देख रहे हों, लेकिन इससे तो पाला पड़ ही जाता है, चाहे हाई कोर्ट में 482 में देख रहे हो, सबको ये सीन घटना के सामने आते ही अपने आप आ जाती है। इसलिए देखें, हाई कोर्ट में सुनवाई ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट, अगली फाइल, इससे ज्यादा तो जिला कचहरी में हो जाता है, क्योंकि वहां उतने वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं। तो हम बात कर रहे थे 154 की और उस प्रॉब्लम की। आपके दिमाग में आना चाहिए कि आईपीसी की धारा 323 संज्ञेय अपराध नहीं है। प्रश्न में मेंशन नहीं है धारा 323, शब्द मेंशन है स्वेच्छया उपहति। आप सवाल कर सकते हैं तो फिर कैसे तय होगा? अरे भाई सीधे तय होगा। स्वेच्छया उपहति के जगह पे अगर लिखा हो स्वेच्छया घोर उपहति, ग्रेवियस हर्ट, आ गया 324, लग गया संज्ञेय, हो गई एफआईआर। अगर इसमें एफआईआर दर्ज होती है तो विधिक त्रुटि मानी जाएगी। तो प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि इसमें थाने के मुहर्रिर को एफआईआर नहीं दर्ज करनी चाहिए, कितना भी वो जिद करे। तो फिर मामला कहां दर्ज होगा? है बिल्कुल व्यवहारिक सच। अब बातें आसान हो गई, गुत्थी सुलझ गई। एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो ऐसे ही जो पॉइंट्स आप दें रेगुलेशन से कहां जुड़ता है,
उस व्यक्ति के 2 लाइन में उपचार कहाँ हैं उसको भी आप दें। और केस ला डालें उससे जुड़ा। एफआईआर पे सिर्फ अगर बोला जाए कम से कम 50 पेज और कम से कम 10,000 शब्द बोले जा सकते हैं। और लेकिन आपको वहां एग्जाम हॉल में इस 10,000 शब्द में से सिर्फ गिने चुने 100 से 150 शब्द चुराने हैं और उसी में कुशलता का परिचय देना है। हम बहुत लिख के आए हैं, छाप दिए पूरा, कैसे नहीं देगा। जब कॉपी का रिजल्ट आया तो 77 बहाने हैं, हम भी लगाते थे, हम भी प्रतियोगी ही हैं, आज भी लगाते हैं। लेकिन हमेशा हमको जो 20% पेवर लोग होते हैं हायर, वाकई में वो असंदिग्ध रूप से बहुत ही चतुर होते हैं हर मामले में, लिखने में, याद करने में, पढ़ने में, और उसको कुशलता पूर्वक इन एग्जाम हॉल ड्यूरेशन पीरियड ऑफ एग्जाम व्यस्त ढंग से लिखते हैं। वो व्यस्त ढंग ही आपको मैं अपने मार्गदर्शन से एक पथ प्रदर्शक के तौर पर कुछ प्रदत्त करने की कोशिश करूंगा। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि 100% वो काम करेगा, लेकिन अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है और जैसे भी लिखा है और सफल नहीं हुए हैं, आपको अंतर पता चलेगा। आपकी आत्मा, दिमाग नहीं, आत्मा की बात कर रहा मैं, वो आपको ये विवश करेगी वाकई में ये रेफरेंस होना चाहिए, ऐड होना चाहिए इसमें। तो दंड प्रक्रिया संहिता पर या पुलिस रेगुलेशन पर ऐसा ना सोचें कि इसी खंड में अभी रेगुलेशन से तो सवाल किया था, इसमें हम क्यों जोड़ दें। अरे भाई, आपको पूरी छूट है। मौलिकता विधान का अवधारण नहीं स्वीकार करती। मौलिकता इन्हीं सब कारणों से अनोखी होती है और उसका हर कोई कॉपी नहीं कर पाता, नकल नहीं कर पाता। आप ऐसा व्यवहारिक रूप से भी देखेंगे, जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है उसके क्रिएटिव के जो जेनेटिक तत्व है उसके भीतर कॉपी करके आप हजारों लोग डांस करते हुए पाएंगे, गाते हुए पाएंगे, चलते हुए पाएंगे, कपड़े पहनते हुए पाएंगे, मिमिक्री करते हुए पाएंगे। लेकिन कभी गौर किया, जो व्यक्ति प्रथम बार ख्याति लब्ध हुआ, चाहे नृत्य में, कला में, बोलने में, क्या उसकी कॉपी करने वाला उसको ओवरलैप कर पाया है कभी, या कर पाएगा? तो जिस क्रिएटिविटी से वो व्यक्ति बिल्कुल अनोखा और हर बार मौलिक होके उभर के आता है, उसी क्रिएटिविटी का ये विकास है मुख्य परीक्षा की लेखन शैली। बकवास नहीं है, रट्टू तोता नहीं है भाई। थक जाता है एग्जामिनर, धारा 144 पूछा तो लिखे पड़े हैं वही सब, काहे दे नंबर। वो ढूंढता है, वो उसकी आंखें टिकती वहां हैं जहां सबसे अलग हो जाए। सवाल आपका हो सकता है सब अलग ही लिखी तो कहां जाइए। ये बकवास की बातें, ये डिप्रेस करने वाली बातें हैं और आपके आपको उस अवसर से वंचित करने वाली बातें हैं जहां खुद प्रयत्नशील होकर आप अपने को क्रिएटिव बना सकते हैं। केवल इसी पेपर के प्रति नहीं, सामान्य हिंदी के पेपर में भी, सामान्य अध्ययन के पेपर में भी। कैसे लिखते हैं आप, लिखने की कला का परीक्षण है। अगर प्रारंभिक परीक्षा जो रट्टू तोता आधारित लोगों के लिए भी है, इतनी प्रबल और स्मृतियां ही सब कुछ होती, तो मुख्य परीक्षा के अंक के साथ साथ प्री का अंक भी तो
सर्विस में जुड़ना चाहिए था। किसी अधिकारी के पदस्थ और राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए ऐसा क्यों है कि केवल मुख्य परीक्षा का ही अंक इंटरव्यू के साथ जोड़ा जाता है? भाई प्री वाला भी जोड़ लो, तमाशा हो जाए अच्छा। जैसे जीआईसी में अगर आपको टीचर बनना है तो केवल प्री वाला एग्जाम देना, इंटरव्यू ना देना है। एपीओ है, राजपत्रित अधिकारी हैं आप, और राजपत्रित अधिकारी अपने जिले में किन्हीं किन्हीं संदर्भों में आईपीएस का हेड ऑफिसर, एसपी, एसएसपी के साथ मीटिंग करेगा, डीएम उसकी मीटिंग लेगा। खास करके शुरुआती दौर में नहीं, लेकिन प्रमोशन जब मिलेगा शुरुआती दौर में भी। मामला 7 साल तक की सजा से कम का है, 3 साल तक की सजा वाले अपराध से जुड़ा है, प्रिवेंटिव ऑफेंस है, तो आपको जिला मजिस्ट्रेट तो तलब करेगा ही। साहब साहब करते एक दूसरे को आप पहुंचेंगे। पहले ही दिन पता चल जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, ऐसे वैसे एपीओ ना है, आप हिला देंगे। अगर वाकई में स्किलफुल हैं आप और आपने वाकई दंड प्रक्रिया संहिता और पूरी प्रक्रिया विधि पढ़ी है, तो पहले ही दिन जिला अधिकारी आपका नंबर कायदे से नोट करेगा। अन्यथा आया राम गया राम। मेरा अपना निजी अनुभव है जिला कचहरी में कि 15-20 एपीओ को अगर एक साथ समूह में उनकी प्रतिभा को हायरार्की में वास्तविकता के आधार के धरातल पर तौला जाए या उसकी हायरार्की बनाई जाए, तो आपको 15 में से केवल 3 से 5 मिलेंगे जो वाकई में नॉलेज रखते हैं। नहीं, वही कल मैं कह रहा था, कल के वीडियो में, कि केवल जीएस पढ़ के आ गए हैं। बंटाधार है इस स्टेट के अभियोजन का पढ़ाएंगे? पढ़ना भी नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते। हाँ, जितनी गलत कृत्य हैं उसमें बड़ी चतुराई के साथ वो सम्मिलित होते हैं। आपको ये सब नहीं करना है, यहीं से मजबूत हो जाइए। और इतनी लिमिटेड सीट में गुंजाइश ही नहीं है, ये भर्ती नहीं है, आपकी कुशलता की परीक्षा ही मुख्य परीक्षा होगी। मुझे पूरा भरोसा है। कल की बात हमारी साक्ष्य विधि को केंद्रित करके थी, आज की बात दंड प्रक्रिया संहिता को केंद्रित करके है। आपके दिमाग के भीतर मैंने एक ऐसा फ्रेम बनाने की कोशिश की है कि आप शांत चित्त से पूरा वीडियो सुनने के बाद मंथन करें और विचार करें, क्या लिखते वक्त ऐसा रेफरेंस था या इसके बारे में ऐसा कभी सोचा? नहीं सोचा तो सोचने का समय है, देरी नहीं करनी है। मैंने कहा कल वाले में और वीडियो में, आज भी कह रहा हूं, 1 सितंबर से बैच स्टार्ट है। 1 दिन का अंतर लेकर परीक्षाएं देनी है आपको। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो लड़का 100 या 100 के ऊपर ओबीसी में और 105 के ऊपर जनरल में या 95 से 100 के बीच में एससी में, या ओबीसी कैंडिडेट जो 95 या 100 के बीच में है, सारे स्टूडेंट ने खूब पढ़ी है। पिछले 4 महीने में खूब पढ़ी है प्रक्रिया विधि, लेकिन मुख्य परीक्षा में जब प्रश्न आ जाए तो महज 7 मिनट में तुरंत आपका दिमाग हिट करता है कि नहीं, और कहाँ कहाँ दौड़ जाता है, और कितना क्रमात्मक ढंग से आप उसको संयोजित कर, शब्दों में पिरोकर, अपने कलम के माध्यम से अच्छे स्पष्ट शब्दों में उसको अपने कमीशन की दी गई कॉपी पर उपबंधित कर पाते हैं। फिर चिंता ना करिएगा, आके बैठिए, आने दीजिए रिजल्ट। मेंस का वो नंबर होगा कि इंटरव्यू का 50 नंबर ड्रामेटिक हो जाएगा। आपकी कोशिश मुख्य परीक्षा में पाए गए अवसर में यह होनी चाहिए उच्चतम अंक की ग्राह्यता। उसके लिए जितनी गुंजाइश हो सकती है। मैं अंतिम नहीं हूं, मैं बिल्कुल नौसिखिया हमें समझें, छोटा सा प्यादा, केवल अपने अनुभव को मैं शेयर कर रहा आपको। और कहीं से मिले जारी रखिए, झूठ है, मैं कौन होता हूं, लेकिन मौलिक बनिए,
भीड़ नहीं। ठीक है, सत्यमेव जयते। एक बार वीडियो बंद करने के पहले मैं अपने उन समस्त मित्रों को जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। जिन्होंने शेयर किया है वो भी धन्यवाद के ही नहीं, विनम्रता के साथ अभिवादन के पात्र हैं। साथ ही वो व्यक्ति जो नए रूप से जुड़ेंगे या जो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, उनको दिल से शुक्रिया और उनके सुंदर भविष्य के लिए इस अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में अंतिम रूप से सफलता पाने के लिए हमारी बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं उन समस्त विद्यार्थियों के लिए जो रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए अहर होंगे, उनके लिए भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारी बातों पर गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे और अपने विवेक से, स्वतंत्र विवेक से, बगैर किसी दबाव में आए। ये पॉसिबल है कि आप किसी संस्था से जुड़े हों, ये पॉसिबल है कि आपको अन्य लोग अन्य तरीके की बातें समझाएं, सब स्वाभाविक है, लेकिन तय आपको करना है। कहते हैं ना, सुनिए सबकी, करिए अपनी। लेकिन मेरी आपसे इस मामले में गुजारिश है, आप सुनिए तो अपनी, लेकिन ध्यान रखिए कि आप जब ये सुन रहे हैं अपनी, तो क्या मन से सुन रहे हैं या दिमाग से सुन रहे हैं या सोल के लेवल पे सुन रहे हैं। तो अगर मन से सुन रहे हैं तो हमारा दरवाज़ा बंद है। अगर दिमाग से सुन रहे हैं तो थोड़ी सी गुंजाइश है, और अगर सोल के लेवल पे सुन रहे हैं तो आपके लिए दरवाज़ा खुला है। अब ये तो निर्धारित आप ही करेंगे कि आप किस लेवल पर हमको सुन रहे हैं। ठीक है, सारे अधिवक्ता बंधु जो राजपत्रित अधिकारी उत्तर प्रदेश में अभियोजन अधिकारी बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, सबको अपना आत्मन मानते हुए आज के द्वारा बोली गई मेरी सारी बातों का सापेक्ष असर आप पर पड़े और आप एक स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम हो पाएं। परम सत्ता से मैं प्रार्थना भी नहीं करता, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की महती कामना करता हूं। इस पेपर में हिंदी साहित्य का पेपर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नेट परीक्षा पास हो लेना, ध्यान रखिएगा, जेआरएफ हो जाना आसान है, 32,000 गवर्नमेंट महीने देती है, लेकिन इस हिंदी के पेपर में 65 के ऊपर नंबर लाना बहुत अलग ढंग से अपने को चरितार्थ करना है। अक्सर आदमी वहीं डूबता है जहां उसे इस बात का भ्रम हो जाता है कि यहां तो मैं चूक कर ही नहीं सकता। तो इस चारों पेपर में हिंदी के प्रति ये भाव ना आए, चाहे आप पीएचडी हों और चाहे आप जनरल इंटरमीडिएट के बाद आपने हिंदी पढ़ी ही ना हो। हमारी बातों में से किसी बात को अन्यथा भाव से न लेते हुए, उसको पॉजिटिव सेंस में सोचते हुए खुद का मूल्यांकन करें और उसके बाद खूब मंथन कर लेने के बाद अपने को पश्चिमी दार्शनिक कांट की तरह समय का पाबंद बना दें आने वाले 100 दिन के लिए। अगर उस पर आप खरे उतर गए, जिसमें मेरा 2.5 महीने का टेस्ट सीरीज है, कोई आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा। जगत जननी माँ माता जगदम्बा आप सबकी मदद यूं ही नहीं करेंगी। वो जो श्रम की शक्ति है वही माँ जगदम्बा है। आलसी, बेपरवाह
लापरवाह इसके दायरे में नहीं आते। सत्यमेव जयते।